क्या हम ये मान सकते हैं कि लोग लोगों को देख के वोट करते हैं कि पार्टी को देख के ज्यादा ड्राइव करके वोट करते हैं? कांग्रेस की सरकार आ रही जी। है, कांग्रेस वो नैरेटिव बड़ा काम करता है ये इलेक्शन के अंदर। जो जनता है कई बार भ्रमित हो जाती है, जी। उसका इफेक्ट जो नैरेटिव था वो पंचकुला की सीट के ऊपर बहुत बड़ा था यू हैव टू बी न्यूट्रल। कि जब विधानसभा के अंदर जी। विपक्ष के साथी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, लेकिन जो सामने से मंत्री का रिप्लाई आना चाहिए। पंचकुला में एक बहुत बड़ी बॉर्डर है पूरी कि अच्छे अच्छे सेक्टर्स में वी हैव सीन कि डंपिंग ग्राउंड का इशू है व्हाटएवर, तो उसमें मुझे लगता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टुवर्ड्स दैट। बट कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि पंचकुला एक टाइम पे हम एक रोल मॉडल सिटी, इंक्रोचमेंट या फिर ट्रैफिक का इशू हो या फिर ड्रेनेज का इशू थोड़ा सा हो गया। एक अच्छा प्रश्न किया कि क्या कारण पंचकुला में करेंटली में हमारे बीजेपी से है एंड एमएलए हमारी कांग्रेस से। जब ये डुअल गवर्नमेंट एक सिटी में रूल करती है तो उसमें काम नहीं कर पाते, दोनों ही काम नहीं कर पाए। आपने काफी निकट रूप से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के साथ एक काम किया था। व्हाट डिफरेंस यू कुड सी इन हिम देन अदर लीडर्स इन द पार्टी? हार्ड वर्क। नमस्कार, मैं हूं अक्षय जैन एंड टुडे वी विल हैव कन्वर्सेशन विद अ फॉर्मर एमएलए फॉर पंचकुला, अ फॉर्मर विधानसभा हरियाणा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी से हम लोकल पंचकुला पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। हम उनसे द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी एज अ हरियाणा विधानसभा स्पीकर उस बारे में बात करेंगे। ऑल्सो हम उनसे जानेंगे कैसे उनका एक निजी रूप से ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, कैसे उनके एक्सपीरियंसेस रहे, कैसे उन्होंने उनके साथ काम किया। चलिए अब उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड आप हमारे साथ आ जाए यहाँ पर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ गुड कन्वर्सेशन विद यू। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट। So the very first question I have is, आप चंडीगढ़ के मेयर थे, उसके बाद आपने हरियाणा विधानसभा का सफर तय किया। इस दौरान आपके सबके लाइफ में एक रहता है कि फ्रॉम टेकिंग अ पोजीशन एंड रीचिंग अप टू सक्सेस, तो उस ड्यूरेशन में क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या लोग थे जो आपको एक मोटिवेशन फैक्टर रहे एंड कौन लोग थे जिनको आप मानते हो कि इनकी वजह से आई हैव रीच्ड दैट पोजीशन? देखिए, मेरी जर्नी जो है पॉलिटिकल जर्नी में कहूँगा कि ये चंडीगढ़ से ही शुरू हुई। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। सिंस देन आई हैड बीन डूइंग माय वर्क इन बीजेपी में रह कर के मैं चंडीगढ़ का 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा और उसके पश्चात उसके बाद मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य मिला। 1995 के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो 4 प्रदेशों के प्रभारी के नियुक्त होकर के यहाँ आए थे और उस समय मैं चंडीगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। लगातार 5 वर्ष तक हमने चंडीगढ़ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको हासिल करने का काम किया। उन्हीं के कार्यकाल के अंदर, इसी कार्यकाल के अंदर चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव 1996 में हुआ और उस चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने 3/4 बहुमत जो था वो हासिल किया और बड़े सालों के बाद, 30-32 साल के बाद हमारा चंडीगढ़ में मेंबर पार्लियामेंट बना, 96 में भी, 98 में भी। और नगर निगम बनने के पश्चात मुझे जो मेयर की जिम्मेवारी भी दी गई वो आदरणीय मोदी जी के द्वारा ही, और मैंने प्रयास किया कि जो मुझे जिम्मेवारी मिली है उसको अच्छे ढंग से मैं निभाऊं। और मेयर के पश्चात लगातार पहली टर्म में मेयर बना, फिर दोबारा चुनाव हुआ नगर निगम का, दोबारा फिर पार्षद बना। लेकिन इन द मीन टाइम
संगठन का निर्णय हुआ, संगठन की ओर से संकेत मिला कि मैं आई शुड शिफ्ट टू हरियाणा पॉलिटिक्स, और मैं 2002 के अंदर हरियाणा की राजनीति के अंदर प्रवेश कर गया। तो मुझे सबसे पहले जिम्मेवारी प्रदेश कोषाध्यक्ष की, ओके, हरियाणा स्टेट के कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली, और उसके पश्चात जो उपाध्यक्ष प्रदेश का बना, तत्पश्चात मुझे आदेश हुआ, पार्टी ने तय किया कि मैं पंचकुला से विधानसभा का चुनाव लड़ूं। 2009 में चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर दोबारा 2014 के अंदर, उस कार्यकाल के अंदर पार्टी ने मुझे पार्टी के चीफ विप की जिम्मेदारी दी। 2014 से लेकर 2019 तक मैं पार्टी का चीफ विप था, और 2019 के चुनाव में जब दोबारा जीत करके आए तो पार्टी ने मुझे जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी, और मैंने प्रयास किया कि जो जिम्मेवारी मुझे जब जब भी मिली है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते, चाहे वो महापौर के नाते, मेयर के नाते, या पार्टी के अंदर चीफ विप के नाते, या हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के, मैंने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपने हार्ड वर्क के द्वारा उसको पूरा करने का प्रयास किया। सर आपने जैसे मेंशन किया अभी कि व्हाट, जैसे आपकी बातों से मुझे सामने एक चीज़ आई कि आप जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आई, यू ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। मतलब कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आई शुड एनालाइज, पॉज एंड एनालाइज, और यू वर द वन जिसको लगा कि अपॉर्चुनिटीज आई है तो आई शुड जस्ट एक्सप्लोर इट? जैसे आपने त्याग पत्र देके आपने हरियाणा में शिफ्ट किया, एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू डिसाइड दैट? इट वाज नॉट इजी, बिकॉज मेरी जो पॉलिटिकल जर्नी रही जी, सिंस चाइल्डहुड, जी, यू कैन से कि चंडीगढ़ में ही मेरी परवरिश हुई, एजुकेशन हुई, संघ के संपर्क में आया, संघ के अंदर भी लगातार वर्षों तक काम किया, और इतनी लंबी एसोसिएशन, 40 साल की एसोसिएशन को छोड़ करके एक हरियाणा में शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन संगठन की इच्छा थी, और मैंने अपना निवास, क्योंकि पंचकुला शिफ्ट कर लिया था इन द मीन टाइम, तो मुझे हरियाणा प्रदेश के अंदर जा कर के काम करने का अवसर मिला। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 1962 से लेके जब मैंने पहली बार संघ की शाखा में गया, आज तक मैं संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। संगठन का जो भी आदेश जब भी आया, उस आदेश का मैंने हमेशा पालन किया, और संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज जो भी कुछ मैं हूँ वो अपने संगठन की वजह से। संगठन ने मेरे ऊपर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते, या महापौर के नाते, या हमारे स्पीकर के नाते, मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी। इसलिए मैं हमेशा जो भी संगठन की आज्ञा होती है उसका पालन करता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट संभाली, एंड साथ में आप यू वर एमएलए ऑफ पंचकुला, तो आपको क्या लगता है कि दोनों पोस्ट में क्या क्या सबसे डिफिकल्ट चैलेंज था एज अ स्पीकर एंड एज अ एमएलए? देखिए, एज एन एमएलए आपका एक फोकस रहता है, काम रहता है, वो है जनता की जो काम है, जनता की जो इच्छा है, या जनता के जो डेवलपमेंट के काम है जी। एज एन एमएलए यू आर टू डू दैट। उसके ऊपर आपको फोकस करना होता है कि जनता चाहती है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो चुना हुआ नुमाइंदा है, हमारा एमएलए है, वो हमारे विकास के काम भी करे जी, और व्यक्तिगत काम भी करे जी। तो पहले 5 साल एज एमएलए तो मैंने जो विकास के काम पंचकुला के अंदर बहुत ज़रूरी थे, और 2014 से पहले
पंचकूला विधानसभा को पूरी तरह नेग्लेक्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा। कुछ कारण हो सकते हैं, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी, या जो वहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, उनकी गुटबाजी के कारण पंचकूला ने सफ़र किया। लेकिन जब पंचकूला की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया तो मैंने पंचकूला के विकास की दृष्टि से पहले 5 साल के अंदर भी और उसके अगले 5 साल के अंदर भी मैक्सिमम विकास के कार्य, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पंचकूला जो हरियाणा के ही नहीं देश के नक्शे के ऊपर भी इन 10 साल के अंदर आया, क्योंकि लगभग 5,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क इन 10 साल के अंदर पंचकूला में हुए। जो पंचकूला नेग्लेक्टेड पंचकूला था, 10 साल के अंदर डेवलप्ड पंचकूला बना। पंचकूला के अंदर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वो आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आया, यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आया। यहाँ पर जो विकास की दृष्टि से, चाहे वो PWD रेस्ट हाउस था, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग थी या सड़कें थी, और सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी इस इलाके को, जिसको कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बार बार नेगलेक्ट किया, वो था नेशनल हाईवे फ्रॉम पंचकूला टू सहारनपुर यमुनानगर। 2014 में जीतने के पश्चात तुरंत हमने 2015 के अंदर नेशनल हाईवे का निर्माण शुरू किया और 2016 के अंदर वो सड़क बन करके तैयार हुई। और जब से वो सड़क बन करके तैयार हुई है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि पंचकूला की तस्वीर बदली है, पंचकूला की तकदीर बदली है। क्योंकि जो हमारे सारे गांव थे वो मेन रोड से कनेक्टेड नहीं थे। नेशनल हाईवे बनने के बाद आज पंचकूला का कोई भी ऐसा गांव नहीं जो सीधा नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा हुआ था। और इसी प्रकार से जो चाहे वो पार्कों के काम थे, चाहे वो सड़कों के काम थे, चाहे वो अपने राउंड अबाउट्स थे, या पंचकूला के अंदर जैसा हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज की बात थी, जो हमारा हॉस्पिटल था 2014 के अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल था, आज वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल 500 बेडेड हॉस्पिटल है। तो उस दृष्टि से पंचकूला के विकास की दृष्टि से हमने 10 साल के अंदर ये प्रयास किया। और जहाँ तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी की बात है, एज स्पीकर स्पीकर के अंदर भी हमने बड़े नवाचार भी किए और नए बदलाव भी लेकर के आए। सबसे बड़ी मैं कहूँगा उपलब्धि जो हमारी विधानसभा, बहुत देर से इच्छा थी हमारे लोकसभा के आदरणीय स्पीकर भी बार बार थे कि विधानसभा विधानसभा। तो मैंने आते ही जिम्मेवारी मिलते ही जो हमारी हरियाणा विधानसभा थी उसको विधानसभा बनाया, और विधानसभा बनने के पश्चात सारी की सारी जानकारी ऑनलाइन हमारे कंप्यूटर के ऊपर, और उसके लिए हमने विधायकों की ट्रेनिंग के लिए, कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए, और जो अन्य हमारे विधानसभा के कर्मचारी थे उनकी ट्रेनिंग के लिए सेवा को अंदर वो जो 24 आवर उसके अंदर विधानसभा के अंदर आज काम कर रहा है। इसके अलावा विधानसभा के कार्य में पारदर्शिता रहे। हमने जो क्वेश्चन लगते थे, एक ब्लेम लगता था कि रूलिंग पार्टी के लोगों के सवाल लगते हैं, अपोजिशन वाले लोगों के सवाल नहीं लगती। जी। तो हमने एक व्यवस्था की कि जो भी क्वेश्चन लगेंगे बिना किसी भी सिफारिश के या बिना किसी भी आपसी उससे जो ड्रॉ ऑफ लॉट से निकलेंगे, जी, जिसका भी ड्रॉ क्वेश्चन आएगा हम ड्रॉ ऑफ लॉट से डालेंगे और सभी को समान अवसर मिले, ये हमने प्रयास किया। विधानसभा के अंदर कॉल अटेंशन मोशन नहीं लगता था,
जीरो आवर नहीं आता था। ये सारी परंपराएं जो एक लोकतंत्र की दृष्टि से जो मजबूत होनी चाहिए, उनके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, वो हमने प्रयास किया। और समय समय पर जो हमारे विधायक थे या हमारा स्टाफ था, उनको ट्रेनिंग देने का काम कि कैसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है। एक विधानसभा के अंदर मुझे महसूस हुआ कि वर्क कल्चर वो नहीं, कम था। जो अधिकारी कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं बैठते थे, तो हमने एक सिस्टम शुरू किया कि जो अटेंडेंस है जी, वो आपकी फेस की प्रेजेंस से लगेगी। आप एंटर करेंगे तो आपकी प्रेजेंस लगेगी। उसके साथ साथ मूवमेंट रजिस्टर हमने लगाया कि कोई कर्मचारी अपना स्थान छोड़ करके जाता है, वो मूवमेंट के रजिस्टर के अंदर एंटर करके जाएगा, और जब वो वापस आएगा फिर आकर के वो उसमें हाजिरी लगाएगा। तो इस प्रकार से जो विधानसभा की एक अंदर पारदर्शिता रहनी चाहिए। जी 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 हमारे जो विपक्ष के लोग भी जी इस बात को अप्रिशिएट करते थे कि भी हमें पूरा चांस जो है, हमने किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो सत्ता पक्ष था, जो उसका ड्यू था उसको दिया, और जो विपक्ष के साथी थे उनको भी बोलने का पूरा अवसर विधानसभा के अंदर हमने दिया। सर, मेरा यही सवाल था, जैसे कि एज अ स्पीकर यू हैव टू बी न्यूट्रल, जैसे पारदर्शिता में बताया, तो क्या कोई एक ऐसा मोमेंट रिकॉल करते हैं आपकी? एक मोमेंट ऐसा आया था जब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था टू बी वेरी न्यूट्रल, एंड अगर ऐसे कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस आपको याद हो कि दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट आई स्टिल मैनेज टू बी न्यूट्रल। नहीं, देखिए, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे ऐसे कई बार ओकेजन आए कि जब विधानसभा के अंदर ही जी जो विपक्ष के साथी, विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा जी लेकिन जो सामने से मंत्री का रिप्लाई आना चाहिए वो अप टू द स्पेसिफिकेशन नहीं था। तो मैंने बीइंग न्यूट्रल मैंने मंत्री जी से कहा कि जी जो विधायक का प्रश्न है आप उसका उत्तर दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। तो ये एक सत्ता पक्ष के व्यक्ति को और मंत्री को ये एक बार टोकना जो था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है कि जो विपक्ष के साथी प्रश्न पूछ रहे हैं उनका आंसर ठीक ढंग से आना चाहिए। तो इस प्रकार से कई बार ये हुआ कि भी चाहे वो समय को लेकर के जो हमारे विधायकों ने, अपोजिशन के लोगों ने कहा कि सेशन एक दिन और बढ़ना चाहिए, तो सेशन बढ़ाने का जो हमारा हाउस तय करता है, उन्होंने कहा जो हाउस तय करे, हाउस ने तय किया एक दिन बढ़ना चाहिए तो बढ़ा दी। तो उसके अंदर कहीं ये बात नहीं थी कि हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर कोई डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि जितना लोकतंत्र में जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है उससे ज़्यादा विपक्ष की है। विपक्ष सार्थक चर्चा करे, जी बिल्कुल, जन समस्याओं के ऊपर चर्चा करे, ये एक एज ए स्पीकर उसको रेगुलेट करना, उसको मॉनिटर करना कि भी जो चर्चा हो रही है वो सार्थक हो रही है नहीं हुई, और जो प्रश्न है या जो विषय है उसके ऊपर चर्चा। तो मैं समझता हूँ कि अपनी तरफ से मैंने प्रयास किया और आई एम सेटिस्फाइड कि भी जो मुझे जिम्मेवारी मिली थी उसको मैंने ठीक ढंग से निभाया। चलिए, नहीं सर, अब मैं सवाल पंचकुला के बारे में करना चाहूँगा। जैसे आपने अभी बताया कि पंचकुला में काफ़ी चीज़ें डेवलप, आप जैसे निफ्ट लेके आए, हम काफ़ी चीज़ें हमने देखी डेवलपमेंट हो रही, बट कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि पंचकुला एक टाइम पे हम एक रोल मॉडल सिटी एक ऑब्जर्व कर रहे थे, दैट इट वुड बी अ रोल मॉडल सिटी इन हरियाणा। बट अभी भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट या फिर ट्रैफिक का इशू हो या फिर ड्रेनेज का इशू थोड़ा सा हो गया, अभी भी थोड़े लूपहोल्स है जो सिटी में पूरे एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। इसमें जरा 2-3 सवाल मेरे हैं आपसे। पहली बात तो क्या इसमें एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी रही कि क्या पॉलिसी में थोड़ी मेकिंग में थोड़ी डिफिकल्टी रही, जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन थी तो थोड़ी समस्या अभी भी लोगों को आती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक अच्छा प्रश्न किया कि क्या कारण। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि जो विकास
2014 से पहले पूरे हरियाणा का हुआ, वो पंचकुला का नहीं हुआ। पंचकुला वाज नेग्लेक्टेड। ओके। बट हमारी सरकार आने के बाद हमने प्रयास किया कि पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला, वहाँ की सड़कें, वहाँ के पार्क, वहाँ के राउंड अबाउट्स, स्वच्छता को लेकर के हमने प्रयास किया। लेकिन एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी जो आज अभी पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऑब्ज़र्व की जी। कि पंचकुला के अंदर 5 डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, जो पंचकुला के ऊपर काम करते हैं विकास की दृष्टि से। ओके। पंचकुला के अंदर देखिए, पंचकुला एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर है जी। पंचकुला नगर निगम है जी। PMDA है, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हाउसिंग बोर्ड है, वहाँ पर ये जो जिला परिषद है, वहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जी। अब बहुत सारी कई बार डिफ़िकल्टी होती कि ये जो सड़क है ये नगर निगम की है या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की है या PMDA की है या हाउसिंग बोर्ड की है या ज़िला परिषद की है। तो मेरा ये मानना है कि इन सब को, वैसे अभी लास्ट में आकर के जब पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ जी। तो उसके बाद ये प्रयास हुआ कि इन सब को एक आपस के अंदर मिलकर के काम करें। तो उसका प्रयास चल रहा है और कहीं ना कहीं जो आपस के अंदर जो संपर्क डिपार्टमेंट्स का चाहिए, जो आपस के अंदर मेल मिलाप चाहिए या डेवलपमेंट के जो काम है, क्योंकि सफाई का काम किसी के पास है, अब सेक्टर किसी के पास है, तो ये इसको एक बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके एक अथॉरिटी जब आएगी तब ये मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी डेवलपमेंट की दृष्टि से पंचकुला को एक मॉडल सिटी बनाने की दृष्टि से पंचकुला में बहुत काम हुआ है जी। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3-4 साल के अंदर पंचकुला जो है हरियाणा प्रदेश का नहीं पूरे देश के अंदर पंचकुला का नाम होगा। ऑल ऑफ अस होप फॉर दैट। सर, मेरा एक सवाल है कि जब आप टेन्योर में थे, आपने मेंशन करा था, तो एक होता है कि कोई भी इंसान जब एक पावर में आता है तो उसको होता है कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ कि ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, दिस इज समथिंग ऑन हाई प्रायोरिटी, और लगता है कि यार ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट था, मैं खुद श्योर नहीं था मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट आप कहते हो कि हाँ आई सक्सीडेड इन डूइंग दैट जब आप पंचकुला की पावर में आप जब आए। और सेकेंडली मैं एक और क्वेश्चन पैरेलली पूछना चाहूँगा कि जो आपने कार्य शुरू किया या फिर आपके विजन में था जो आप अपने समय रहते नहीं कर पाए, आप दोनों अगर एक हाईलाइट करना चाहेंगे। नहीं, देखिए, जहाँ तक पंचकुला के डेवलपमेंट की बात जी, बहुत मुश्किल था, बहुत सारी चीज़ें, खास तौर पर मेडिकल को लेकर के। पंचकुला के अंदर जो हॉस्पिटल था जी, 100 बेडेड हॉस्पिटल था जी, लेकिन हमने फोकस करके सरकारी जो अधिकारियों से मिल करके उनके ऊपर प्रेशर करके कि पंचकुला के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल विद ऑल फैसिलिटीज़ ये होना अति आवश्यक है, और उसको हमने पूरा किया। जो 100 बेड हॉस्पिटल था, पहले 300 बेड हॉस्पिटल बना, अब वो 500 बेड हॉस्पिटल है। तो ये जो एक हेल्थ के ऊपर, दूसरा यहाँ पर एजुकेशन की दृष्टि से देखिए, पंचकुला के अंदर 2014 से पहले ना मेडिकल कॉलेज था, ना इंजीनियरिंग कॉलेज था, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज था, ना ITI थी, ना ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा था, ना ही निफ्ट था। ये मैं समझता हूँ कि एक एजुकेशन की दृष्टि से पंचकुला आगे बढ़े और जो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं उनको काम मिले, तो उस दृष्टि से ये जो इंस्टीट्यूशंस आई पढ़ाई की दृष्टि से,
पॉलिटेक्निक कॉलेज आया है, ITI आया है। जो हमारा युवा है अब उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज उसके लिए एजुकेशन की दृष्टि से सारी जो चीज़ें हैं वो पंचकुला के अंदर अवेलेबल है। और दूसरा जो आपने कहा कर नहीं पाए, देखिए हमेशा ये स्कोप रहता है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जो मैंने शुरू में प्रयास किया, आज वो सिरे चढ़ने वाला है लेकिन उसमें टाइम लगा ज़्यादा, वो था जो हमारी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं उनका पुनर्वास, उनको पक्के छत मिले। तो उसके लिए मैंने जगह भी चिन्हित कराई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी वहाँ जा कर के दिखाया, प्रोजेक्ट तैयार हुआ। और अभी लगभग 15-20 दिन पहले एक 17.5 एकड़ ज़मीन उन लोगों के लिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए फ्लैट बनाने के लिए चिन्हित की गई है। और मुझे लगता है कि अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। और जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई हैं, जैसे चंडीगढ़ वालों ने किया स्लम फ्री जी, तो पंचकुला भी स्लम फ्री पंचकुला बन। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे भी हम देखते हैं कि पंचकुला में करेंटली मेयर हमारे बीजेपी से है एंड MLA हमारे कांग्रेस से है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये डुअल गवर्नमेंट एक सिटी में रूल करती है तो उसमें इज इट मोर बेनिफिशियल कि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि दिक्कत ज़्यादा आती है कि लोग काम नहीं कर पाते, दोनों ही काम नहीं कर पा रहे इस तरह से? नहीं, देखिए ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्टेड पर्सन जो भी आज मेयर है चाहे वो MLA है, जनता ने चुन करके भेजा है जी। उनकी जिम्मेवारी है कि जनता की जो चीज़ें हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, जनता की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए चाहे वो नगर निगम के स्तर पर जी और या सरकार के स्तर पर, ये जिम्मेवारी विधायक की है कि वो सरकार के आगे वो डिफ़िकल्टीज रखे और उनको सॉल्व करने का प्रयास करे, विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाए। ये मैं समझता हूँ कि यदि जो भी चुना हुआ नुमाइंदा है अपनी जिम्मेवारी को समझ करके काम करेगा तो निश्चित तौर पर उस समस्या का समाधान होगा। लेकिन एक दूसरे के ऊपर हम दोषारोपण करते रहें, एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते रहेंगे, उससे काम तो रुकेगा ही, लेकिन जनता का जो विश्वास है वो भी जो चुने हुए नुमाइंदों पर से कम होगा। तो मेरा सवाल ये था कि क्या हम ये जो हमने इलेक्शंस में देखा हमने, क्या हम ये मान सकते हैं कि लोग लोगों को देख के वोट करते हैं कि पार्टी को देख के ज्यादा ड्राइव करके वोट करते हैं? मतलब कि व्हाट इज इंडियन पीपल, हमारे अगर अर्बन जो सिटी है, आर दे मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कैंडिडेट और टुवर्ड्स द पार्टी? देखिए दोनों चीजें, कैंडिडेट और पार्टी, पार्टी की वर्किंग, पार्टी की परफॉर्मेंस, पार्टी ने जहाँ पर भी सत्ता में आए वहाँ क्या पॉलिसीज लेकर के आए जी, क्या उन्होंने डेवलपमेंट की, क्या उन्होंने इलाके के लिए काम किए। और दूसरा, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसको भी देख करके जो वोटर है वो मन बनाता है कि उसकी छवि कैसी है, उसका इतिहास क्या रहा है, उसने क्या कैसे काम किया है, लोगों को वो संपर्क में रहा है कि नहीं रहा है, लोगों से कितना मेलजोल रहा है। ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद फिर वोटर निर्णय करता है। लेकिन कई बार ऐसा एक माहौल बन जाता है जो अब जैसा अब की बार एक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नैरेटिव बना दिया कांग्रेस ने कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की, वो नैरेटिव बड़ा काम करता है ये इलेक्शन के अंदर। ये वो भी चीजें भी हैं, कैंडिडेट भी है, पार्टी भी है, नैरेटिव भी है। क्या नैरेटिव है? और वो नैरेटिव को लेकर के जो जनता है कई बार भ्रमित हो जाती है जी। और उसी के कारण मैं समझता हूँ कि हमारी जो पंचकुला विधानसभा की सीट है उसका इफेक्ट जो नैरेटिव था वो पंचकुला की सीट के ऊपर बहुत पड़ा, इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि यहाँ लगभग
लोगों ने मान लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, और लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। ऊपर से हवा तो बना दी, लेकिन नीचे ग्राउंड के ऊपर वो चीज नहीं थी। ग्राउंड के ऊपर तो जो लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम देखा था, ईमानदारी देखी थी, जो लोगों की भर्तियों के अंदर पारदर्शिता देखी थी, बिना पर्ची बिना खर्चे के जो सरकारी नौकरियां मिली थी, वो जो था कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर, एक गरीब आदमी के परिवार के अंदर किसी को पक्की नौकरी मिल गई बिना 1 रुपया खर्च किए गए, तो वो परिवार के मन के अंदर तो है कि इस सरकार ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को नौकरी दी है। लेकिन वो बोलता नहीं है, गरीब आदमी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो था वो अब की बार जो रिजल्ट थे, एंड रिजल्ट थे, उसमें देखने को मिला। सो वी कैन कंक्लूड कि कहीं ना कहीं पार्टी का लोगों का जो इन्फ्लुएंस था वो पार्टी की वेव के ऊपर ज्यादा था। हाँ, इस पर पंचकुला के एमसी इलेक्शंस में हम देखते हैं, जैसे हम विधानसभा इलेक्शंस देखते हैं, ऑब्वियसली वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा फैलता है कि इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्शन, एवरीवन आइंग फॉर दैट। वो सेम एनर्जी हम एमसी इलेक्शंस में नहीं देखते। कहीं ना कहीं लोगों के जो जागरूकता है एमसी इलेक्शंस में वो कंपैरेटिवली थोड़े कम रहता है। इसमें आपका क्या मानना है कि ये वेव सही है? लोगों को कितनी इंपॉर्टेंस एक एमसी इलेक्शंस की भी है जितनी एक विधानसभा इलेक्शंस की रहती है? नहीं, देखिए, विधानसभा और नगर निगम दोनों की अलग अलग अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है जी। जहाँ हम, क्योंकि लोकतंत्र जो है जी, वो बेसिक लोकतंत्र जो है नगर निगम या पंचायत के अंदर, जी, वो हमें देखने को मिलता है। जी। नगर निगम के अंदर ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता, या पोलिंग कम होती है। लोग जो हैं कि क्योंकि नगर निगम के दायरे के अंदर सिवाय सफाई के, सड़कों के या छोटे मोटे पार्कों के, इससे ज़्यादा कोई और बड़ा वो नहीं है जी। पॉलिसी कोई बना नहीं सकती जी। नगर निगम अपने सेल्फ उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले सकती, तो लोगों का इंटरेस्ट कम रहता है। वो है बहुत ज़रूरी, क्योंकि छोटी छोटी मुश्किलों को हल करने के लिए जो नगर निगम का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो पार्षद है, वही उसको सीधा अवेलेबल रहता है। आप विधानसभा की, पूरी विधानसभा बड़ी विधानसभा है, एमएलए की अवेलेबिलिटी थोड़ा कम हो सकती है, क्योंकि उसको बड़े एरिया को सर्व करना है। जी, जी। और लोकसभा के अंदर तो एरिया बहुत बड़ा होता है जी। उसकी जिम्मेवारी लोकसभा की होती है। लेकिन जो छोटी डे टू डे की मुश्किलें हैं जी, उसको हल करने के लिए नगर निगम के अंदर भी चुने हुए अच्छे प्रतिनिधि जाएं, जो वहाँ की समस्याओं को समझें और समस्याओं के समाधान के लिए लोगों के बीच में रहें। तो इसलिए नगर निगम का एक अपनी जिम्मेवारी है। और जहाँ तक विधानसभा का एमएलए है, विधानसभा के अंदर कानून बनते हैं, विधानसभा के अंदर नियम कानून बनते हैं कि हमारी सरकार कैसे काम करेगी, क्या क्या पॉलिसीज लेके आएगी, क्या डिसीजन होंगे, जनहित के अंदर क्या होंगे। तो वो भी जो एमएलए है या जो विधानसभा है, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और रेदर मैं कहूँगा कि डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो विधानसभा है। विधानसभा चाहे मंत्रिमंडल निर्णय करता है, चाहे विधानसभा के अंदर जो बिल पारित होते हैं वही आखिरकार जनता के लिए ऊपर लागू होते हैं। आई गेस लोगों को और ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए इक्वली पैरेलली एमसी इलेक्शंस को भी, बिकॉज हम जो डेली लाइफ चैलेंजेस आते हैं, हम लोग एक्चुअली बॉदर जो होते हैं वो एमसी से ही होते हैं। एंड इट वुड बी बेटर अगर हम सब लोग और अटेंडेंस में जाके वोट करें। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एमसी इलेक्शंस आने वाले हैं पंचकुला में, तो आपको क्या लगता है कि ये 3 पॉइंट्स है जो उनको टोटली प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कि ये 3 ऑब्जेक्टिव्स कोई भी जो लीडर है, जो कैंडिडेट है, उनके सब टॉप 1 2 3 प्रायोरिटीज ये होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फिक्स पंचकुला? नहीं, देखिए, आज पंचकुला जो है एक वेल प्लान्ड सिटी, पार्ट ऑफ ट्राई सिटी। जब हम पंचकुला की बात करते हैं तो साथ में कंपेयर करते हैं चंडीगढ़ और मोहाली को। चंडीगढ़ इज अ प्लान्ड सिटी, पंचकुला इज आल्सो ए प्लान्ड सिटी।
उसकी डेवलपमेंट, लेकिन वो उतना प्लान नहीं है जितना चंडीगढ़ प्लान। चंडीगढ़ टोटली प्लान सिटी बना है, नया सिटी बना है। पंचकूला के अंदर पहले गांव थे, बहुत सारे गांव अब भी हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के लिए पंचकूला जो शहर है वो एक मॉडल शहर बने, ये प्रायोरिटी हमारी हर आदमी की रहनी चाहिए। क्योंकि जितने स्टेट के कार्यालय, प्रदेश की सरकार के कार्यालय हैं, 90% कार्यालय पंचकूला के अंदर है। वहीं पे छोटी सरकार, मतलब सरकार बैठी है। तो वहाँ हम जितना एक कोई एग्जाम्पल सेट कर सके शहर के बारे में कि यहाँ डस्ट फ्री, पोल्यूशन फ्री, स्ट्रे कैटल फ्री, स्ट्रे डॉग फ्री, या यू कैन से ड्रग फ्री। जी जी। तो ये जो मैंने अपने कार्यकाल के अंदर 7 मेरे सरोकार थे जिनके ऊपर मैंने फोकस किया जी कि पंचकूला कैसा होना चाहिए। जी। ड्रग फ्री पंचकूला होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री पंचकूला होना चाहिए, स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला होना चाहिए, स्ट्रे डॉग फ्री पंचकूला होना चाहिए, स्लम फ्री पंचकूला होना चाहिए, और इसके साथ ही ये जो पोल्यूशन जो है फ्री। तो ये सारे सातों पंचकूला को एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था, स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला। जी जी। तो वो स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करने होंगे। जी बिल्कुल। अकेले सरकार अगर कहें हम कि सरकार पंचकूला को बहुत सुंदर बना देगी, पंचकूला को ये ऐसा स्वर्ग बना देगी, मैं ऐसा नहीं मानता। उसके अंदर जो हमारे नागरिक हैं, पंचकूला के जो वासी हैं, उनका भी बहुत बड़ा एक रोल है। जी। पंचकूला के नागरिक जैसा डिसिप्लिन हम देखते हैं, बहुत विदेशों के अंदर जाते हैं कई बार, जो यहाँ ही इंडियंस हैं वो जाकर के वहाँ बड़े डिसिप्लिन हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अभी आप ट्रैफिक रूल्स को देखिए, जहाँ विदेशों के अंदर ट्रैफिक रूल्स इतने सख्त हैं कि आपको ऑनलाइन चलान आ जाता है, तो वो सारे रूल्स हम यहाँ रहते हुए हम नागरिक जो हैं उनका पालन शुरू कर देंगे, तो निश्चित तौर पर जो पंचकूला नहीं पूरा जो हरियाणा है वो एक बहुत आगे बढ़ जाए। और मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में अगर आज के टाइम पे हम देखें, जब से सरकार ने कैमरे वाला चलान शुरू हुआ, आई कैन सी पीपल अब एक सेफर स्पीड लिमिट में चलते हैं बिकॉज ऑफ अथॉरिटी। अब अगर हम सिमिलरली सर, अब मैं पर्सनली अगर हम देखें पंचकूला में एक बहुत बड़ी बॉदरेंस रही है कूड़े कि अच्छे सेक्टर्स में वी हैव सीन कि डंपिंग ग्राउंड का इशू रहा है व्हाटएवर। तो उसमें मुझे लगता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टुवर्ड्स दैट? नहीं, वो सॉल्यूशन हमने अब कर दिया। ओके, नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ एनी डंपिंग ग्राउंड। ओके। और उल्टा हमने तो 1966 के अंदर हरियाणा बना था, पंचकूला के अंदर जब से पंचकूला बना जी, सेक्टर 23 के अंदर एक डंपिंग ग्राउंड था। ओके। पूरे पंचकूला का जो कूड़ा करकट था जी, वो सेक्टर 23 के अंदर डंप किया जाता था। ठीक है। लेकिन जो ही हमारी सरकार बनी, एक इशू बना कि उससे पहले क्योंकि उधर आबादी नहीं थी, पंचकूला एक्सपैंड होने लगा। पंचकूला पहले सिर्फ 20 सेक्टर 21 सेक्टर था, फिर 22, 23, 24, 25। तो उधर के लोगों ने डंपिंग ग्राउंड को लेकर के एक इशू बनाया कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ था। लेकिन हमने डंपिंग ग्राउंड का जो मलबा या कूड़ा करकट हटाने के लिए 2 बार नहीं 3 बार टेंडर किया, लगभग 50-60 करोड़ रुपया खर्च करके। आज वो मैं कहूँगा कि शायद 10 या 20 दिन की बात है, वो डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके साथ जो बड़ी बात कि जो अब जो कूड़ा क्रिएट हो रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन हमने शुरू की। घर घर जा कर के गाड़ियाँ कलेक्ट करती हैं। वो गाड़ियाँ एक पॉइंट के ऊपर जा कर के वहाँ से वो कूड़ा शिफ्ट होता है, शिफ्ट होकर के पंचकूला से बाहर जहाँ पर वो ये प्लांट लगा हुआ है, बड़ा प्लांट लगा हुआ है, उसको वहाँ शिफ्ट हो रहा है। आज 24 घंटे से ज़्यादा कूड़ा, पंचकूला का कूड़ा पंचकूला में नहीं रहता। तो उससे जो एक ये डंपिंग ग्राउंड की और कूड़ा करकट की प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक ये हल हुई। सर, आपने अभी स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आपने काफ़ी निकट रूप से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के साथ एक काम किया था। तो वी वुड वांट टू नो कि
उस टाइम जब आप उनके साथ थे, what difference you could see in him than other leaders in the party? बहुत डिफरेंट। जो मैंने 5 साल में उनसे सीखा, जी हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क वो उस समय भी करते थे। आज प्राइम मिनिस्टर है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जी। उस समय प्रभारी थे, लेकिन वो सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक कोई भी मैटर है उसको माइन्यूटली, उसकी वर्किंग माइन्यूटली, उसके प्रोस एंड कॉन्स, और उस मैटर को कैसे सफल किया जा सकता है, कैसे टाइम बाउंड, उनका जो मेन जो काम करने का तरीका कि हर काम को टाइम बाउंड करते हैं। ओके। आप लोग को कहा कि ये काम 15 दिन में होना चाहिए, तो वो 15 दिन के अंदर दिन रात मेहनत करके भी करना पड़े वो होता था। छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। 1996 का लोकसभा का चुनाव था, उससे पहले पार्टी का कोई कार्यालय नहीं था। जब मोदी जी यहाँ आए तो उन्होंने चुनाव से लगभग 1.5 महीना पहले कहने लगे भाई अपना चुनाव का कार्यालय, उसके लिए क्या किया? जी कुछ नहीं किया। उन्होंने वहीं कहा कि अगला चुनाव हम अपने कार्यालय से लड़ेंगे, 30 दिन का समय। हमने कहा जी हमारे पास तो कोई चीज भी नहीं है, कोई चीज, मतलब अभी आप कह रहे हो 30 दिन में कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा कि नहीं होगा। डिवाइड वर्क को, काम को बांट दिया। आपने ये काम करना है, स्टेट ऑफिस का करना, आपने पैसा कलेक्शन करना, आपने ये सीमेंट लाना है, आपने ये जो मिस्त्री का काम देखना है, कंस्ट्रक्शन का काम को बांट करके केवल सिर्फ आदेश कर दिया, ऐसा नहीं, फिर उसकी मॉनिटरिंग। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद क्या हुआ, कहाँ रह गया, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं है। और हम मानेंगे कि जो उन्होंने 30 दिन का समय दिया, और 30 दिन के समय के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इस दिन हवन होगा कार्यालय के अंदर। अभी देखिए वहाँ पे ज़मीन पे हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मैं ये उनकी बहुत, मतलब एक दूरदर्शी सोच कि काम कैसे करना है, काम कैसे होता है। 30 दिन के अंदर वो 5 कमरे जो थे बन करके तैयार हुए। जिस डेट को उन्होंने कहा था कि हवन होना है, उसी डेट को हवन हुआ, और उसी दिन बाई चांस या कह लीजिए कि अगले चुनाव की डेट अनाउंस हो गई। तो एक जो उन्होंने संकल्प किया कि अगला चुनाव हम अपने कार्यालय से लड़ेंगे, तो वो संकल्प को पूरा किया। तो उसके पीछे सिर्फ ये नहीं आदेश दिया, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी देखभाल, उसकी कहीं पे डिफिकल्टी आई है तो उसको रिमूव करना, कैसे करना, ये मैं समझता हूँ कि उनकी एक खासियत। और दूसरा जो हमने संघ से भी सीखा है, अनुशासन और हार्ड वर्क तो उनका, मैं कहता हूँ ऐसा शायद अभी भी आप देखते होंगे कि सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, रात के 12-1 बजे तक सोते नहीं, 1 मिनट रेस्ट नहीं करते। तो ये जो एनर्जी मैं कहूँगा उनके अंदर है, वो हर व्यक्ति के अंदर एनर्जी शायद नहीं है। और उस टाइम भी हमने देखा कि किस तरीके से पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है। हमारे यहाँ चंडीगढ़ के अंदर हम, जैसा मैंने पहले बताया कि 30-32 साल से हमारी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी। उन्होंने आते ही कहा कि आप गांव में जाते हो, लेबर कॉलोनी के अंदर गए हो? हाँ गए तो है जी, बहुत कम। उन्हें कहा जब तक आप गरीब आदमी के घर के अंदर जा कर के चाय नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे, उनसे नज़दीकी नहीं बढ़ाओगे, उनको अपनापन नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद सब लोग लगे, लेबर कॉलोनीज के अंदर गए, गांव के अंदर गए, और उसके बाद परिणाम अच्छे आए, नगर निगम भी जीते और लोकसभा भी जीते। तो ये जो उनकी कार्यशैली है, बारीकी से किसी भी काम को करना, देखना,
मैं समझता हूँ कि हमने बहुत 5 साल के अंदर उनसे बहुत कुछ सीखा। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि शायद उसी का परिणाम कि आज मुझे जो संगठन की तरफ से जो यश मिला है या जो जिम्मेवारी मिली है, पद मिला है, वो सब उनकी जो एक प्रेरणा थी वही का उसी के कारण। इज देयर एनी, एक होता है ना हर एक इंसान के साथ कोई एक वर्ड्स जुड़े होते हैं कि ये बात है जो उन्होंने मुझे बोली थी निजी रूप से, जो आज तक मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक कोई पर्टिकुलर मोमेंट या फिर कोई पर्टिकुलर बात जो आपको लगता है कि ये वर्ड ऑफ विजडम मैं जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा? नहीं, देखिए वो तो हमेशा जो हार्ड वर्क की बात कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो और फोकस ऑन योर वर्क, कि भी आप अपने काम की ओर ध्यान दो, सफलता अपने आप मिलेगी। और उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कि भी आप काम कर रहे हैं, कोई गलती हुई है कोई बात नहीं, आगे उठ के काम करो और काम करो। तो एक मैं समझता हूँ कि उनके कार्यशैली जो को देख करके ही जो उन्होंने हमेशा एनकरेज किया, एनकरेजमेंट जो है वो हमारे अभी तक उनकी प्रेरणा से काम आ रही। तो बहुत से लोगों का मानना है कि स्पीकर रहने के बाद आप गवर्नेंस को बहुत गहराई से समझते हैं, एंड इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद तो आपको क्या हम देख सकते हैं कि आगे चलते कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको देख सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई खुद नहीं तय करता। हमारे यहाँ संगठन जो है जी, वो सर्वोपरि है, वो सबसे बड़ी है। कोई भी किसी को व्यक्ति को जिम्मेवारी मिलती है वो संगठन तय करता है। जी, संगठन ने बहुत कुछ दिया है। जी, मैं समझता हूँ कि आज तक जो भी मैं हूँ वो संगठन के आशीर्वाद से हूँ। और हमारा संगठन ऐसा है कि कोई भी कार्यकर्ता काम कर रहा है जी, वो उसकी नज़र के अंदर रहता है कि ये क्या कर रहा है, क्या इसको करना है, इसको कब करना है। आप देखिए, छोटा सा एग्जांपल देखिए, परसों राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तय हुए, ओके, नितिन नवीन जी, जी, कभी किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा, लोगों को मालूम, नाम भी मालूम नहीं, लेकिन संगठन दिखता है कि वो पिछले 5 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। उनके पिताजी जो है पहले विधायक थे, तो उनकी जो कार्यशैली है वो लोगों के अंदर जमी हुई है या उनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। तो उनके काम को देख करके, उनकी कार्यशैली को देख करके, उनका जो अपना एक करैक्टर है उसको देख करके जो उनकी वो पार्टी संगठन जो भी है वो तय करती है। तो इसलिए क्या होना है क्या नहीं होना है तो संगठन जानता है। लेकिन मुझे इस बात का फक्र है कि मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जिसके लिए देश सर्वोपरि है। हम जिए तो देश के लिए, देश सबसे पहले है। मेरा परिवार, मेरा शहर, मोहल्ला, गांव, ये सब उसके बीच में आती है जब हम कहते हैं कि ये देश के लिए मैं जीऊँगा। अगर देश के लिए किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ी तो उससे पीछे नहीं हटूँगा। तो हमें तो अपने देश के लिए जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे मैं लगातार पिछले लगभग 60 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके अंदर यही है कि हमने सेवा के लिए हम आए, ना कि सत्ता के लिए। सर, मैं मानता हूँ कि एज ए यूथ माई सेल्फ वी हैव स्ट्रांगली, जो हमारे अंदर कल्चर, मैं मानता हूँ काफ़ी भटक गए थे यूथ। आज के टाइम पे आई कैन सी, अगर आप सोशल मीडिया में भी देखो, आज के टाइम पे लोग स्पिरिचुअली वापस आ रहे हैं। हमारे यूथ वापस अपने कल्चर की तरफ जा रहे हैं। कुंभ के मेले में अटेंडेंस बढ़ रही है, यूथ की ज़्यादा बढ़ रही है। तो वी कैन सी दैट कि वापस लोग योगा कर रहे हैं आज के टाइम पे। जो हमारे भटक गए थे, हम पहले हम जिम से जाते थे, आज के टाइम पे लोग उतना योगा पर टाइम भी दे रहे हैं। तो आई कैन सी दैट यूथ में वापस वो कल्चर इनकलकेट हो रहा है। सर, एक कोई आप बोलना चाहेंगे यूथ को हमारे की टेक अवेज, और कोई अगर इंटरेस्टेड है टू शेप इंडिया फ्यूचर टुमारो, हु वांट टू स्टार्ट नाउ? देखिए, आज का युवा कल का भविष्य है जी। आज हमारे देश के अंदर
65% यूथ है। जी देश की बागडोर युवाओं के हाथ में आई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो प्रैक्टिकली अभी ये जो नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू हुए बने हैं, 45 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। तो मैं तो युवाओं से कहूँगा कि कल आपका है, आप देश के लिए, समाज के लिए और कुछ करने का संकल्प, कैसे हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बन सकता है, हम देश के बारे में सोचें। चाहे हम कहीं भी बैठे हैं, चाहे विदेश के अंदर हमारा युवा काम कर रहा है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो ये रहना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उससे मेरे देश को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हुआ। यदि देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, युवा आगे बढ़ेगा और जिस प्रकार का आगे वातावरण नज़र आ रहा है, आने वाला भविष्य युवाओं का है। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, हाउ वुड ज्ञान चंद गुप्ता जी वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज अ लीडर फ्रॉम हरियाणा? आप कैसे चाहेंगे लोग आपको कैसे याद रखें? देखिए, मैं अपने आप को लीडर नहीं मानता, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, एक सेवक के रूप में, कि लोग ये जाने कि कहीं चाहे इतना भी कोई हेल्प मेरे द्वारा किसी गरीब व्यक्ति की, जो सबसे गरीब है, उसकी कहीं हेल्प हो सकी और उससे किसी को, आम आदमी को, गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ, बस इसी रूप में जाने। धन्यवाद सर, आप आए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम।